हेलो स्टूडेंट, आज हम सभी लोग लेक्चर थर्ड पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जेनेटिक्स की यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के 2 लेक्चर पर डिस्कस कर लिए हैं। आज से हम सभी लोग लेक्चर थर्ड पर डिस्कस करेंगे कि मेंडल्स लॉ है क्या। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये बता दिया था कि जेनेटिक्स होता क्या है, वेरिएशन क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है। साथ में हमने ये आपको बता दिया था कि वेरिएशन हेरिडिटी के साथ साथ में हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स क्या है। लेक्चर 2 में हम लोगों ने ये जान लिया था कि मेंडल्स के 7 वित्यासी लक्षण क्या हैं जिनको लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो आज की हमारी टॉपिक है जिसमें हम टॉपिक तो मेन हमारी जो है यूनिट जेनेटिक्स में हम सभी लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसे हम वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत कहते हैं। इस चैप्टर में आज की हमारी जो मेन टॉपिक है हम सभी लोग मेंडल के नियम पर यानी लॉ ऑफ मेंडल या फिर जिसे हम वंशागति का नियम यानी लॉ ऑफ हेरिडिटी पर डिस्कस करेंगे। वंशागति के नियम में आपको पहले से कुछ बातें मैं क्लियर कर देता हूँ। मेंडल ने अपने नियम में 3 नियम बनाए थे। पहला नियम प्रभाविता का नियम जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंट कहते हैं। दूसरा नियम मेंडल ने पृथक्करण का नियम जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और तीसरा नियम मेंडल ने बनाया था जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। यानी मेंडल का जो नियम है हेरिडिटी का वो 3 नियम बनाया गया है और वो हेरिडिटी का नियम आज भी वर्तमान में पृथ्वी के मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म पर लागू होता है। अब मेंडल ने ये जो 3 नियम बनाए यानी प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम, इन नियम को बनाने के लिए मेंडल ने पहले कुछ निष्कर्ष निकाले थे। यानी मेंडल ने पाइसम सटाइबम प्लांट के कई पीढ़ियों का अध्ययन किया था और लगभग 7 पीढ़ियों का अध्ययन चेक रिपब्लिक में किया था। देखिए मेंडल के समय जब उन्होंने जेनेटिक्स का लॉ या हेरिडिटी का लॉ बनाया उस समय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कोई विशेष नॉलेज नहीं था। यानी हम 1864 की बात करें तो वहां पर सेल और सेल के अंदर क्रोमोसोम, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस इन सब के बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं था। हाँ, बस ध्यान से सुनेंगे मेंडल ने किया क्या था। तो मेंडल एक बार चेक रिपब्लिक में बैठे थे जहाँ वो पादरी बने हुए थे। उस गार्डन में उन्होंने बस ये देखा कि एक तरफ कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं जो बड़े आकार के हैं, लंबे हैं, मटर के पौधे पाइसम सटाइबम के, और कुछ पौधे दूसरी तरफ हैं जो छोटे आकार के हैं यानी उनकी लंबाई थोड़ी सी छोटी है। तो मेंडल ने बैठे बैठे बस ये बात सोची कि क्या हो सकता है कि ये जो प्लांट्स हमेशा लंबे पौधे उग रहे हैं, इनसे बार बार हमेशा लंबा पौधा ही उग रहा है, और जो ये बौने पौधे हैं इनसे बार बार बौने पौधे ही क्यों उग रहे हैं। तो मेंडल के ब्रेन में विचार आया कि लाओ इन दोनों में हम मैरिज कराए यानी शादी विवाह कराते हैं, यानी हम ये देखें इन दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं और फिर देखते हैं अगली पीढ़ी में क्या होता है। तो फिर मेंडल के ब्रेन में जो विचार आया वहां से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। मेंडल ने अपने 3 नियमों को पहले 2 एक्सपेरिमेंट पर निष्कर्ष निकाला है। तो हम सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मेंडल का नियम 3 है, बस वो नियम 2 निष्कर्षों पर निकाला गया है। तो पहले तो हमें मेंडल का कंक्लूजन निष्कर्ष पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद हमें मेंडल के नियम पर डिस्कस करना चाहिए। देखिए निष्कर्ष का मतलब क्या होता है। जैसे मैं कोई आपको एक नियम बनाकर दूं तो वो नियम हम तब बना पाएंगे जब हम एक कोई निष्कर्ष निकालेंगे। लाइक हम बोर्ड पर कलरफुल मार्कर से लिख रहे हैं, हमारा ये निष्कर्ष मिला कि कलरफुल मार्कर से लिखने से हमें अच्छे से बेहतरीन ढंग से हम अपने विद्यार्थियों को समझा सकते हैं। तो ये मेरा एक निष्कर्ष मिला और फिर मैं नियम बना लूं कि मैं हमेशा कलरफुल मार्कर से ही आपको पढ़ाऊंगा, तो दिस इज द ठीक है नियम, ये नियम हो जाएगा। उसी प्रकार मेंडल ने जो विचारधारा डेवलप की थी कि इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराने के बाद लाइए देखें क्या होता है, और फिर वो विचारधारा की शुरुआत की। तो इसके लिए मेंडल ने 2 क्रॉस कराए थे। हम दोनों क्रॉस को पहले समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्रॉस का नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, एक एक कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस कराना। और फिर उसके बाद उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया, द्विसंकर संकरण। पहले तो हम इन दोनों संकरणों को पढ़ते हैं और फिर हम तीनों नियम को समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं अब शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। मोनोहाइब्रिड क्लास में मेंडल ने पाइसम सटाइबम के 2 डिफरेंट कैरेक्टर लिए। एक लिया ठीक है बौना होना, या मान लेते हैं फर्स्ट लिया लंबा होना, मटर का पौधा आकार में लंबा था, और दूसरा कैरेक्टर इन्होंने लिया जिसमें मटर का पौधा आकार में बौना था।
अभी मेंडल को जीनोटाइप का कुछ भी पता नहीं है, ध्यान से समझेंगे। और फिर इन्होंने इन दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी अगर हम प्लांट्स के, मान लो एक फ्लावर है मटर का, उस फ्लावर का पोलन ग्रेन चिमटी की सहायता से हम अगर दूसरे प्लांट के गाइनोसियम यानी पार्ट ऑफ स्टिग्मा पर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। और क्रॉस पॉलिनेशन कराने के बाद फिर मेंडल ने जो प्लांट जो भी इनको मिला वो प्लांट, सारे प्लांट्स कई पीढ़ियों तक जाकर उन्होंने देखा कि सारे प्लांट लंबे मिलते हैं, यानी एक भी प्लांट बौना नहीं आता है। तो जो विचार मेंडल के ब्रेन में चल रहा था कि लाओ लंबे का बौने से क्रॉस कराते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। पहला निष्कर्ष मिला कि मोनो हैबिट क्रॉस के अकॉर्डिंग वन कैरेक्टर्स टू डिफरेंट कैरेक्टर ट्रांसफर कराने पर प्रथम पीढ़ी के जितने प्लांट उगते हैं सब लंबे होते हैं, यानी लंबा बौना और सब लंबा 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 होता है, एक भी प्लांट बौना नहीं होता है। अब मेंडल ने यहाँ पर गैमीट यानी कारक का यूज करना शुरू किया। लंबे को बताया ये कैपिटल टी है और बौने को बताया ये स्मॉल टी है। फिर बताया कि जो प्लांट्स ठीक है संकर लंबा है उसमें जो गैमीट आएगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी का आएगा। अब मेंडल ने अपने निष्कर्ष में ये बता दिया कि दिस इज द P1 जनरेशन, यानी ये जनक पीढ़ी है, एंड दिस इज द नोन एज द गैमीट, ये गैमीट है। और इस पीढ़ी को इन्होंने बता दिया कि दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, ये प्रथम पीढ़ी के प्लांट्स हैं। इसके बाद में मेंडल ने किया क्या, F1 जनरेशन से F2 जनरेशन बनाने के लिए F1 जनरेशन के प्लांट में सेल्फिंग कराई। पार्टी सेल्फिंग समझने का प्रयास करना, सेल्फिंग क्या होती है। मींस अगर मैं गैमीट देखूं तो कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी से अगर मैं क्रॉस कराता हूं 4 गैमीट्स पृथक करके तो यह प्रक्रिया सेल्फिंग कहलाएगी। देखिए सेल्फिंग होता क्या है समझाना चाह रहा हूं कि हमने मेंडल के नियम में देखा कि लंबे का बौने से क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो हमें कुछ सीड मिला होगा, और हम मेंडल्स के इस नियम में देखें तो उन सीडों को जब मेंडल ने उगाया तो सारे प्लांट लंबे मिले और उन प्लांटों को मेंडल ने संकर लंबा कहा। अब इन प्लांटों की सीड को मान लो एक साथ 2 सीड को हम अलग अलग गमले में उगाते हैं तो आप देखोगे कि 2 प्लांट वृद्धि करके फिर फ्लावरिंग करेंगे। अब मान लो कि हमने जो पहला प्लांट लिया था उसको हमें मेल बनाना है और दूसरा प्लांट जो दूसरे गमले में है उसको हमें फीमेल बनाना है, यानी अब इन्हीं दोनों के बीच में हमें क्रॉस कराना है। तो हम करेंगे क्या, इसको मेल बनाने के लिए मान लो ये हमारा कोई ठीक है पार्ट्स ऑफ फ्लावर है जिसमें हमारा गाइनोसियम भी है और इसी पार्ट में एंडोसियम भी है। तो हम करेंगे क्या, इस फ्लावर में से हम गाइनोसियम को नष्ट कर देंगे और हमारा बचेगा एंडोसियम, तो ये मेल फ्लावर बन जाएगा। मान लो हमने दूसरे प्लांट के बारे में समझा जाना तो हमने उसका गाइनोसियम देखा और फिर एंडोसियम देखा। अब हम यहाँ पर एंडोसियम नष्ट कर देते हैं तो हमारा केवल गाइनोसियम बचेगा, अब ये फीमेल फ्लावर कहलाएगा। मतलब जो 2 गमले में F1 जनरेशन के प्लांट उगाए गए उनमें इमस्कुलेशन कराया गया। इमस्कुलेशन प्रक्रिया में मेल पार्ट्स को अगर रिमूव करते हैं तो वह फ्लावर फीमेल की तरह बिहेव करेगा, और अगर हम फीमेल पार्ट को रिमूव करते हैं तो वह फ्लावर मेल की तरह बिहेव करेगा। इसी प्रकार से मेंडल ने मेल और फीमेल के 2 प्लांट प्रोड्यूस किए और उनसे जो प्रोसेस कराई उसे हम सेल्फिंग कहते हैं, और मेल और फीमेल बनाने की प्रक्रिया को इमस्कुलेशन कहा जाता है। अब ध्यान से समझेंगे। मेंडल ने फिर जो गैमीट पृथक किया उनमें पहला गैमीट कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी, तीसरा कैपिटल टी, चौथा स्मॉल टी था। फिर मेंडल ने जब इनके बीच में सेल्फिंग कराई तो देखा एक प्लांट कैपिटल टी का, दूसरा प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी का, तीसरा प्लांट स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी का और चौथा प्लांट स्मॉल टी का मिला। जब इन्होंने देखा तो हम मान लेते हैं कि कैपिटल टी के कारण ये पौधा लंबा होगा, लेकिन इसमें किसी प्रकार के जीन का मिश्रण नहीं है इसलिए शुद्ध लंबा होगा। हम अगर 2 प्लांट की बात करें इसकी और इसकी, तो ये दोनों प्लांट्स ठीक है मुख्य रूप से मिश्रित जीन वाले होंगे, गैमीट वाले, यानी ये प्लांट संकर लंबे होंगे जो F1 जनरेशन के दौरान में दिखाई दिए थे। और एक प्लांट फिर पुनः बौना हो जाता है जिसमें दोनों स्मॉल टी है, हम इसे कह सकते हैं कि ये शुद्ध बौना प्लांट होगा। अब अगर मैं इनके फिनोटाइप की तरफ जाता हूं, यानी इनका फिनोटिपिक रेशियो देखता हूं,
तो फिनोटिपिक रेशियो जो इनका आता है, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ दिस प्लांट इज द 1:2:1, मतलब एक प्लांट शुद्ध लंबा, दो प्लांट संकर लंबे और एक प्लांट शुद्ध बौना आता है। अगर मैं इनके जीनोटिपिक रेशियो की बात करता हूं तो जीनोटिपिक रेशियो 3:1 आता है, मतलब सब 4 में से 3 पौधे लंबे होते हैं और एक प्लांट बौना होता है, ये आपको दिखाई देगा। अब मेंडल ने यहाँ पर अपने 2 नियम बना डाले। क्या नियम बनाया? एक प्रभाविता का नियम और दूसरा बनाया पृथक्करण का नियम। मैं पहले दोबारा से मोनोहैबिट क्रॉस समझाना चाहूंगा, वैसे आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। सिंपली मेंडल ने लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया। लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ क्रॉस कराने पर मेंडल को सारे पौधे लंबे मिलते हैं और उन्होंने देखा कि उसमें कैपिटल टी वाला लक्षण भी आ रहा होगा और स्मॉल टी वाला लक्षण भी आ रहा होगा, यानी जो सारे प्लांट्स हमें मिले हुए हैं वो प्लांट संकर लंबे हैं, इसलिए उनको कैपिटल टी स्मॉल टी कहा। फिर इसके बाद में कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट के साथ सेल्फिंग कराई, तो सेल्फिंग के दौरान उनको 4 गैमेट्स अलग अलग पृथक दिखाई दिए जो कैपिटल टी स्मॉल टी मिले। फिर उन्होंने देखा कि एक प्लांट कैपिटल टी, 2 प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी और एक प्लांट स्मॉल टी मिलता है। अब मेंडल ने अपना पहला नियम बनाया जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बनाया, ध्यान से समझेंगे और एक ही बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? मैं अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करूं तो मेंडल ने अभी बात कही कि जब किसी जनक में, यहाँ मटर के अलावा और भी जीवों को ब्रेन में रखेंगे, जब किसी जनक से मान लो एक कैरेक्टर मेल से आता है, एक ठीक है क्रोमोसोम फीमेल से आता है, तो जब किसी जनक का क्रोमोसोम पेरेंट में यानी F1 जनरेशन में आता है तो मेल वाला भी कैरेक्टर आता है, फीमेल वाले क्रोमोसोम का भी कैरेक्टर आता है, बट आगे जाकर वो क्रोमोसोम के कैरेक्टर अब विशेष बिहेव करते हैं अगर उनमें से दोनों कैरेक्टर ठीक है शुद्ध है और शुद्ध होने के साथ साथ यानी दोनों कारक शुद्ध है मेंडल ने कहा, तो फिर दोनों कारक का लक्षण लाइक कैपिटल टी का लक्षण एक साथ प्रभावी रूप में दिखाई देता है। लेकिन अगर यही कारक शुद्ध की जगह पर अशुद्ध हो जाता है यानी दोनों कारक अलग अलग आ जाता है, लाइक हम बात करें स्मॉल टी भी आ जाता है और कैपिटल टी भी आ जाता है, तो अब इसमें से एक ही प्रभावी रहेगा यानी ओनली वन एक प्रभावी रहेगा और एक प्रभावी नहीं रहेगा, मतलब एक का लक्षण दिखाई देगा और दूसरे का लक्षण नहीं दिखाई देगा। जो लक्षण प्रदर्शित करेगा उसे हम प्रभावी कैरेक्टर कहेंगे, प्रभावी कारक कहेंगे, और जो लक्षण नहीं प्रदर्शित करेगा उसे हम अप्रभावी फैक्टर कहेंगे। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, यानी आया कैपिटल टी से एक कैपिटल टी, स्मॉल टी से एक स्मॉल टी, बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है वो केवल कैपिटल टी का ही दिखाई दे रहा है, स्मॉल टी का कोई कैरेक्टर नहीं है, यानी कैपिटल टी द डोमिनेंट फैक्टर एंड स्मॉल टी इज द रिसेसिव फैक्टर, और केवल एक का लक्षण दिखाई देगा दूसरे का नहीं दिखाई देगा। एक बार मैं रिपीट करता हूं, मेंडल ने कहा जब प्रथम पीढ़ी से ठीक है यानी P1 जनरेशन से प्रथम पीढ़ी में कोई लक्षण ट्रांसफर हो रहा होता है और अगर वो दोनों कारक एक समान हो जाए तो शुद्ध लक्षण और दोनों कारक के लक्षण उस जनरेशन में दिखाई देते हैं। लेकिन अगर P1 से F1 में वो कारक विषम युग्मजी हो जाता है यानी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी हो जाता है, तो अब केवल एक का ही लक्षण दिखाई देता है, दूसरे का नहीं दिखाई देता। जिसका दिखाई देगा वो प्रभावी होगा, जिसका नहीं दिखाई देगा वो अप्रभावी होगा। इस नियम को प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, इसके बाद में मेंडल ने मोनोहैबिट क्लास पर बेस्ड होकर दूसरा नियम भी बनाया और मोनोहैबिट क्लास पर बेस होकर उन्होंने सेकंड लॉ बनाया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, जिसे हम हिंदी में पृथक्करण का नियम कहते हैं, इसमें इन्होंने 2 बात बताई। फर्स्ट बात को ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट ये बताया कि जब कोई ठीक है गैमीट जनक से चलता है,
तो पहले वो अलग अलग होता है, यानी मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा। कुछ समय ऐसा आता है कि जीवों के कैरेक्टर एक साथ मिल जाते हैं, यानी उनके कारक एक साथ मिश्रित हो जाते हैं, और फिर कई पीढ़ियों बाद वो कारक फिर शुद्ध हो जाते हैं और अपने नए कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं। यानी पहले कारक फैक्टर अलग अलग होता है, फिर एक साथ मिल जाता है, और फिर आगे जाकर वो दोनों कारक अलग हो जाते हैं और शुद्ध रूप में अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। यानी पहले कैपिटल टी अलग था, स्मॉल टी अलग था, दोनों मिल गया कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, फिर स्मॉल टी अलग हो जाता है, कैपिटल टी अलग हो जाता है। यही पृथक्करण का नियम है। एग्जाम्पल ध्यान से सुनेंगे। दो विद्यार्थी जो ज्यादा हरकतें विद्यालय में कर रहे हो, टीचर उन्हें मना कर दे कि कभी भी हम दोनों को एक साथ न देखें, और पेरेंट भी उस पर सख्ती कर दे कि कभी हम दोनों को एक साथ न देखें। ये दोनों विद्यार्थी जब घर से चले तो पहले तो अलग अलग चलते हैं, बट एक होटल पर बैठकर एक साथ नाश्ता पानी करते हैं, और फिर विद्यालय में पहुंचने के दौरान दोनों अलग अलग हो जाते हैं। विद्यालय में पहुंचने के दौरान दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यही पृथक्करण का नियम है। यानी पहले फैक्टर अलग था, फिर वो गैमीट के साथ, यानी वो जब गैमीट आया तो फैक्टर एक साथ मिश्रित हो गया। इसमें ये भी बताया गया कि डोमिनेंट दिखाई दिया, रिसेसिव नहीं दिखाई दिया। फिर आगे चलकर वो फिर सेपरेट हो जाता है और सेपरेट फॉर्म में अपने शुद्ध लक्षण को प्रदर्शित करता है। यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, और इसी को मेंडल का द्वितीय नियम यानी पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब मैं एक बार रिपीट करता हूँ। मेंडल को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी कि कैपिटल टी स्मॉल टी अलग कैरेक्टर है, एक साथ मिल गया कैपिटल टी स्मॉल टी। देन F1 जनरेशन में स्मॉल टी का कोई लक्षण यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। F1 जनरेशन से जब मेंडल ने F2 जनरेशन के प्लांट को प्रोड्यूस कराया तो एक बात तो ठीक है, कैपिटल टी आ गया, पहले था कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया क्योंकि ये F1 जनरेशन में था। लेकिन ये स्मॉल टी फिर कैसे आ जाता है जो अभी तक नहीं था। लाइक एग्जांपल, यानी लंबा बौना, हम P1 F1 जनरेशन पर आए तो अब यहाँ बौने का कोई लक्षण नहीं है, तो जरूर साथ में, परंतु दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वही प्रभाविता का नियम बनाया गया। और अगर हम F2 जनरेशन पर जाते हैं तो क्या कारण है कि एक पौधा फिर शुद्ध बौना हो जाता है। ये बात मेंडल को सोचने पर मजबूर कर देता है कि कुछ जरूर गड़बड़ हो रहा है। अब फिर मेंडल ने एक लक्षण को लेने के बाद दो लक्षणों के साथ फिर वंशागति का अध्ययन करना शुरू किया, जिसको हम सेकंड निष्कर्ष के रूप में डाइहाइब्रिड क्रॉस के रूप में पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेंडल ने किया क्या, ध्यान से सुने। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि किसी बाबा के बालों का रंग काला था तो पिताजी के बालों का रंग भूरा हो गया। नेक्स्ट अगली पीढ़ी में जाकर फिर पुत्र के बालों का रंग काला हो जाए तो इसमें कुछ भी चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जो बाबा में कैरेक्टर था पिता में हो सकता है रिसेसिव हो गया हो और फिर पुत्र में पुनः डोमिनेंट प्रभावी हो गया हो। इसलिए बाबा का लक्षण पुत्र में न दिखाई दे, परंतु पुत्र के बाद जो संतान उत्पन्न होती है उसमें दिखाई देता है। यानी दिस कैरेक्टर इज द, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल। ये कैरेक्टर क्यों ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि मेंडल का द्वितीय नियम यही कहता है, ये कहता है कि प्रथम पीढ़ी का लक्षण जनक से प्रथम में, प्रथम से द्वितीय में, जनक से प्रथम में हो सकता है रिसेसिवनेस के कारण ना दिखाई देता हो, लेकिन फिर जैसे ही F2 जनरेशन पर हम जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो वह कैरेक्टर पुनः दिखाई दे सकता है, क्योंकि फिर उसके एलील्स या जीन फिर एक समान मिलेंगे और वो डोमिनेंट रूप में दिखाई दे सकता है। तो मैंने अभी आपको मोनोहैबिट क्रॉस समझाया। मोनोहैबिट क्रॉस होता क्या है ये बात आपको बताई। जेनेटिक और फिनेटिक रेशियो मोनोहैबिट क्रॉस का 1:2, 3:1, 3:1 है। मेंडल ने मोनोहैबिट क्रॉस में एक एक कैरेक्टर को लेकर ट्रांसफर करना शुरू किया था। फिर मेंडल ने दो नियम बनाए हैं, दोनों को मैं रिवाइज करता हूँ। प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जब कोई कैरेक्टर अलग अलग होते हैं और फिर जैसे ही वो प्रथम पीढ़ी में जाते हैं, इस दौरान अगर कैरेक्टर एक प्रकार से है, दोनों लक्षण एक प्रकार से कारक वाला है तो शुद्ध रूप में दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वह कारक
ठीक है, अलग अलग विषम युग्मजीव होता है उस दौरान एक का ही दिखाई देता है, दूसरे कारक का लक्षण नहीं दिखाई देता है। जिसका दिखाई देता है वो प्रभावी कारक है और जिसका नहीं दिखाई देता है वो अप्रभावी कारक है। इसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम ये है कि पहले फैक्टर अलग अलग होते हैं गैमीट में, बट वो कुछ कारणों से एक साथ मिश्रित हो जाते हैं, बट आगे चलकर फिर फैक्टर शुद्ध रूप में F2 जनरेशन में एक अलग दिखाई देता है और एक अलग दिखाई देता है। इसी को हम लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन कहते हैं। अब हमारा मेंडल का तीसरा नियम बचेगा जिसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ये नियम ध्यान से सुन लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला और दूसरा नियम, ये दोनों नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड था, जो मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ साथ समझा दिए हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम डाइहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है, जिसके लिए हम पहले डाइहाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे, उसके बाद नियम को समझने का प्रयास करेंगे, जो आपको लेक्चर 4 में मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आज आपका जो लेक्चर 3 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आता है। और आप अगर यहाँ जेनेटिक्स को समझ पाते हो तो हायर क्लास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जेनेटिक्स को समझ पाओगे। जो चीज मैं समझा रहा हूँ उससे समझने का प्रयास करेंगे, रटने की जगह उसका निष्कर्ष समझने का प्रयास करेंगे। तो लेक्चर 3 में हमने मेंडल के प्रथम द्वितीय नियम और मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिस्कस कर लिए। हम आपको लेक्चर 4th में पुनः मिलेंगे और लेक्चर 4th में डाइहाइब्रिड क्रॉस के साथ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, आप नोट्स बनाते रहें, और वीडियो पसंद आने पर अगर आपको समझ में आता है तो बिना पूछे बिना समझे थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे साथ इस वीडियो को शेयर करते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।